राज्य के नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद नंबर 36 to 51, अनुच्छेद नंबर 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं। इससे पहले तुमने पढ़े थे मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 तक दिए गए थे। उनमें बहुत सारे अधिकारों की बात की गई थी। इसमें राज्य के काम दिए गए हैं कि राज्य तुम्हारे लिए कौन कौन से काम कर सकता है या करेगा। तो सबसे पहले मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में अंतर समझना होगा कि जैसे मान के चलो दो काम हैं। एक काम ये है कि तुम्हें मान लो तुम्हारे मौलिक अधिकारों का हनन हुआ, जैसे मान के चलिए अनुच्छेद 15 है, धर्म, जाति, मूलवंश, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। लेकिन मान लो किया किसी ने और तुम्हें खराब लगा कि इसने अनुच्छेद 15 का जो है उल्लंघन किया है, हमारे प्रति इसने भेदभाव कर दिया, तो तुम जाओगे कहाँ पर? न्यायालय में जाओगे, अपनी बात कहोगे, न्यायालय तुम्हें न्याय देगा। या अन्य किसी मौलिक अधिकार का तुम्हारे हनन होता है तो न्यायालय क्या करेगा? उसको लागू करवाएगा। यानी जो मौलिक अधिकार हैं वो न्यायालय के द्वारा प्रवर्तन में लाए जाते हैं, न्यायालय उनको लागू करवा देता है। लेकिन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में ऐसा नहीं है। जैसे मान के चलिए राज्य का ये कर्तव्य होगा, अनुच्छेद 40 में लिखा हुआ है ग्राम पंचायतों का गठन। अब जैसे मान लो तुम्हारे राज्य में ग्राम पंचायतें अभी तक गठित नहीं हो पाई, अब तुम गए न्यायालय में कि हमारे राज्य में अभी ग्राम पंचायतें नहीं हैं, तो ये राज्य का मामला है, राज्य इसका डिसीजन लेगा, इसे तुम लागू नहीं करवा सकते। कोई भी नागरिक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को राज्य के द्वारा जबरदस्ती लागू नहीं करवा सकता। भारतीय संविधान के निर्माता सामाजिक एवं आर्थिक अधिकारों की आवश्यकता को पहचानते थे, किंतु संविधान की अपर्याप्तता के कारण मूल अधिकारों के रूप में देना संभव नहीं था। अतः संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व का प्रावधान किया गया है, जिसमें यह निर्देश दिया गया है कि कानून बनाते समय केंद्रीय और राज्य सरकारों को इन निर्देशक सिद्धांतों को आदर्श रूप में अपने सम्मुख रखना चाहिए। संविधान निर्माताओं का मत था कि निर्देशक तत्वों को क्रियान्वित करके सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को वास्तविक बनाया जा सके। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के विषय में विद्वान के.टी. शाह ने कहा है कि यह एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार देय है। के.टी. शाह ने क्या कहा कि यह एक ऐसा चेक है, यह एक ऐसा चेक है जो बैंक के सुविधानुसार देय है। ये किसने कहा? के.टी. शाह ने ये बात कही है। अब आप एक बात समझेंगे कि कुछ चीज़ें हैं, जैसे प्रस्तावना है। प्रस्तावना सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय एवं लोकतंत्र की बात करती है, परंतु न्यायालय के द्वारा अप्रवर्तनीय है।
प्रस्तावना सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, न्याय की एवं लोकतंत्र की बात करती है, लेकिन न्यायालय के द्वारा अप्रवर्तनीय है, न्यायालय के द्वारा अप्रवर्तनीय है, यानी कि न्यायालय के द्वारा प्रवर्तन में नहीं लाई जा सकती। बात समझ में आई? लेकिन मौलिक अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं। मौलिक अधिकार नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं सामाजिक राजनीतिक न्याय के लिए, लोकतंत्र कायम रखने के लिए, लेकिन ये न्यायालय के द्वारा कैसे होते हैं? प्रवर्तनीय होते हैं। एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये भी न्यायालय के द्वारा प्रवर्तन में नहीं लाए जा सकते। ध्यान रखना, पेट में एक सवाल आया था पिछली बार, उसमें लिखा था कि आर्थिक न्याय की बात संविधान में कहाँ की गई है, तो इसका उत्तर था राज्य के निर्देशक तत्व। यह न्यायालय के द्वारा कैसे होते हैं? अप्रवर्तनीय होते हैं, यानी न्यायालय इनको लागू नहीं करवा सकता। इसके बाद बात करें, संविधान लागू हुआ हमारा 1950 में संविधान लागू हुआ था। पहली बार चंपकम देसाई राजन बनाम मद्रास राज 1951 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मूल अधिकार को वरीयता प्रदान की थी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों पर। मौलिक अधिकारों को वरीयता तथा राज्य के निर्देशक तत्वों को गौण घोषित किया। 42वें संविधान संशोधन 1976 को समाजवादी ढांचा विकसित किया गया। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकार के ऊपर रखा गया और मिनर्वा मिल्स 1980 दोनों का महत्व स्वीकार किया गया। मौलिक अधिकार व नीति निर्देशक तत्वों का समन्वय। अब ये क्या मतलब है इनका कि वरीयता किसी को दे दी, किसी को नीचे कर दिया, किसी को ऊपर कर दिया। इसका मतलब ये है, जैसे मान के चलिए कि जैसे मान लो तुम्हारे पास 5 बीघा खेती है, सपोज दैट 5 बीघा तुम पे खेती है, और उस खेती तुम्हारी बीच में आ गई, सरकार एक रोड बनाना चाहती है और उस रोड पे तुम्हारी खेत आ गया। अब तुम ये कह रहे कि नहीं साहब, हम अपना खेत नहीं देंगे, ये हमारा मौलिक अधिकार है। लेकिन ये रोड जो बनी है वो राज्य बनवा रहा है सबके हित के लिए, तो क्या तुम्हारी बात चलेगी? नहीं। यानी कि यहाँ पर तुम्हारे मौलिक अधिकार धरे के धरे रह जाएंगे और राज्य के नीति निर्देशक तत्व काम करेंगे। बात समझ में आई? जैसे मान लो कोरोना आया, कोरोना में तुम्हारा अधिकार होता है, हम कहीं भी घूम सकते हैं, कहीं भी टहल सकते हैं, है ना। लेकिन कोरोना जब आया तो राज्य ने क्या किया? राज्य ने सबका घर से निकलना बंद करा दिया, क्योंकि वो सबका हित चाहता था, सबका भला चाहता था। तो वहाँ पर भी तुम्हारे जो है राज्य के नीति तक धरे के धरे रह गए। यानी कि बड़े समाज के लिए, पूरे राज्य का भला करने के लिए राज्य तुम्हारे मौलिक अधिकारों को छीन सकता है, उनका हनन कर सकता है। अगर राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बात आएगी तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 39 ख एवं ग पर बना कानून मूल अधिकारों पर प्रभावी होता है। मद्रास राज्य बनाम चंपकम देसाई राजन 1951 के मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप भेदभाव के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद नंबर 15 को संशोधित किया गया। इसमें अनुच्छेद 15 का 4 जोड़कर सामाजिक शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष उपबंध किया गया। इसके साथ ही साथ अगर देखोगे
तो अनुच्छेद नंबर 39 का जो खा है वो कहता है कि समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व एवं नियंत्रण इस प्रकार से बटा हो जिससे सामूहिक हितों का सर्वोच्चतम रूप से विकास हो सके। अनुच्छेद नंबर 39 का जो गा है वो कहता है कि आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले जिससे धन और उत्पादन साधनों का सर्वधारण या सर्वसाधारण का अधिकतर केंद्रीकरण ना हो सके, यानी कि जो संसाधन है उनका केंद्रीकरण ना हो जाए। अभी हम इनको और समझाएंगे विस्तार से। मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ भाग 3 तथा भाग 4 के मध्य संतुलन संविधान का आधारभूत ढांचा है। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा राज्य के नीति निर्देशक तत्व में निहित है। गांधी दर्शन का समावेश राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में समाहित है। सामाजिक तथा आर्थिक नियोजन संवर्ती सूची का विषय है। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना है, अर्थात सबका कल्याण कहा जा सकता है। अब हम बात करेंगे अनुच्छेद नंबर 36 की। तो अनुच्छेद नंबर 36 में परिभाषा दी गई और परिभाषा है राज्य की, और राज्य में यही लिखा हुआ है कि राज्य की परिभाषा वही होगी जो अनुच्छेद नंबर 12 में दी गई है, क्योंकि अनुच्छेद नंबर 12 में भी हमने क्या पढ़ा, राज्य की परिभाषा पढ़ी थी। अनुच्छेद नंबर 37 कहता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो न्यायालय के द्वारा अप्रवर्तनीय होंगे, यानी न्यायालय इनको लागू नहीं करा सकता। जैसे मान लो राज्य के भले के लिए सरकार कोई काम कराती है, जैसे मान के चलिए अखिलेश यादव ने कहा कि हम लैपटॉप बांटेंगे, उन्होंने बांट दिए। अगर वो नहीं बांटते तो क्या हम कोर्ट चले जाते कि नहीं बांटे। मोदी ने कहा हम 15 लाख देंगे, नहीं दिए, कोई कोर्ट गया है? नहीं जा पाएगा। तो राज्य के नीतिगत तत्व जो होते हैं वो राज्य सरकार की या राज्य की इच्छा पर निर्भर करेगी वो कौन सा काम करती है, इसके लिए हम कोर्ट में नहीं आ सकते। यानी अनुच्छेद नंबर 37 ये कहता है कि राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो न्यायालय के द्वारा कैसे हैं, अप्रवर्तनीय हैं। अनुच्छेद नंबर 38 कहता है लोक कल्याणकारी अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था करेगा। कौन बताइए? सरकार करेगा। यानी राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जिससे नागरिक को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय मिलेगा। ठीक है। लोक कल्याण यानी सबका कल्याण करने के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जिससे नागरिक को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय मिलेगा। ये बात अनुच्छेद नंबर 38 में लिखी है जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में आता है। ठीक है। अनुच्छेद नंबर 39 में लिखा है राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व, समान कार्य के लिए समान वेतन। अनुच्छेद नंबर 39 का कहता है निःशुल्क विधिक सहायता। अनुच्छेद नंबर 39 का जो का है वो कहता है समान न्याय, निःशुल्क विधिक सहायता, यानी कि विधिक सहायता के लिए कोई फीस नहीं लगेगी, निःशुल्क विधिक सहायता दी जाएगी। निःशुल्क विधिक सहायता, निःशुल्क विधिक सहायता दी जाएगी। निःशुल्क विधिक सहायता, समान न्याय, समान न्याय, समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था भी इसी अनुच्छेद में की गई है। अनुच्छेद नंबर 39 का अनुच्छेद नंबर 39 का इसी में लिखा है समान कार्य के लिए समान वेतन। अनुच्छेद नंबर 39 का जो खा है उसमें लिखा हुआ है सामाजिक धन का स्वामित्व तथा नियंत्रण इस प्रकार करना ताकि सार्वजनिक हित का सर्वोच्चतम साधन बन सके। यानी जैसे सरकार कोई पैसा खर्च करती है तो वो किसी एक आदमी के लिए नहीं करेगी, उस संसाधन का केंद्रीकरण नहीं होगा। जैसे मान के चलो सरकार ने एक सरकारी नल भी लगवाया, अगर मान के चलिए, तो वो ये थोड़ी कहती है कि भाई जिनके दरवाजे में नल लगा वही अकेले इसमें पानी भरेगा, नहीं। इस नल पर पूरे भारत का कोई भी आदमी आकर पानी पी सकता है।
यानी किसी भी सार्वजनिक पैसे का किसी एक आदमी का या एक संस्थान का अधिकार नहीं होगा। जैसे मान लो रोड बनाई गई, तो रोड किसी एक आदमी के लिए तो बनाई नहीं गई, उस पर चाहे कोई चले। तो यही है अनुच्छेद नंबर 39 का खा, कहता है कि सार्वजनिक धन का स्वामित्व एवं नियंत्रण इस प्रकार करना ताकि सार्वजनिक हित का सर्वोच्चतम साधन हो सके। अनुच्छेद नंबर 39 का गा कहता है धन का समान वितरण, धन का समान रूप से वितरण किया जाएगा। आर्टिकल नंबर 39 का ये बात कह रहा है। अनुच्छेद 40 में ही गांधी दर्शन आपको दिखाई देगा। अनुच्छेद नंबर 40 में, और अनुच्छेद नंबर 40 में है ग्राम पंचायतों का गठन, ग्राम पंचायतों का संगठन, ग्राम पंचायतों का संगठन। यही आर्टिकल में गांधी जी चाहते थे ग्राम पंचायतों, ग्राम स्तर पर सत्ता का विकेंद्रीकरण हो, यानी कि सत्ता गरीब से गरीब आदमी, गांव का भी आदमी संभाले, और इसीलिए ग्राम पंचायतों का संगठन की मांग करते थे गांधी, चाहते थे ये गांधी जी। इसी में गांधी दर्शन आपको देखने को मिलेगा। अनुच्छेद नंबर 41 है कुछ दशाओं में काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार। अनुच्छेद नंबर 41 में कुछ दशाओं में काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार है। 41 में काम, शिक्षा, बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी, अस्वस्थता की स्थिति में लोक सहायता पाने का प्रबंध होगा। जैसे वृद्धा पेंशन होती है, विधवा पेंशन होती है, इन सब चीज़ों को पाने का जो अधिकार है वो अनुच्छेद नंबर कौन से में है? 41 नंबर आर्टिकल में ये दिया गया है। अनुच्छेद नंबर 41 में कुछ दशाओं में काम, शिक्षा एवं लोक सहायता पाने का अधिकार है। 15 अगस्त 1945 से प्रभाव में आया राष्ट्रीय सामाजिक कार्यक्रम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 के प्रावधानों की पूर्ति करता है। इसके उद्देश्य गरीबों और सामाजिक सहायता उपलब्ध कराना है। वर्तमान में इसमें 5 योजनाएं शामिल हैं। गांधी, जैसे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, विकलांग पेंशन योजना, परिवार लाभ योजना और अन्नपूर्णा योजना। यानी कोई आदमी वृद्ध हो गया, विशेष दशा है उसकी, लंगड़ा लूला है, तो उसको सरकार, वृद्ध है, विधवा है, विकलांग है, कैसी दशाओं में उनको किस प्रकार के काम मिलेंगे, इस प्रकार का जो प्रावधान है वो आर्टिकल नंबर 41 में किया गया है। तो 41 में क्या लिखा है? कुछ दशाओं में काम, शिक्षा पाने का अधिकार, काम, शिक्षा और रोजगार भी है, रोजगार पाने का अधिकार। जैसे वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग वाली पेंशन, अन्नपूर्णा योजना, राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना अनुच्छेद नंबर 41 में लिखा है। अनुच्छेद नंबर 42 क्या कहता है? अनुच्छेद नंबर 42 में है प्रसूति सहायता। प्रसूति कहते हैं गर्भवती महिला को। गर्भवती महिला मान के चलिए उसकी, जैसे मान लो गरीब आदमी है तो उसे पता ही नहीं होता उसे क्या खाना है क्या नहीं खाना है गरीब स्थिति में, तो सरकार उसको बहुत सारी चीज़ें मुहैया कराता है। इसके अलावा काम के न्याय संगत एवं मानवोचित दशाओं का ध्यान रखती है। एवं प्रसूति सहायता, जैसे तुमने फ़ोन किया तो तुरंत गाड़ी आती है, महिला को उसमें ले जाती है, फिर अस्पताल में डिलीवरी होती है, फिर बच्चे के जन्म के बाद उसको कुछ पैसे भी दिए जाते हैं खाने पीने के लिए। तो यही है प्रसूति सहायता। क्या है बताइए? प्रसूति सहायता। तो ये प्रसूति जो सहायता है ये अनुच्छेद नंबर 42 में लिखी हुई है। अनुच्छेद नंबर 43 में क्या है? कामगारों के लिए निर्वासन, मजदूरी, कुटीर उद्योग का प्रोत्साहन। अनुच्छेद नंबर 43 में है कामगारों के लिए निर्वाह मजदूरी, जैसे मनरेगा, कुटीर उद्योग की व्यवस्था इसके अंतर्गत की गई है।
जैसे तुम गांव में जाओगे तो गांव का एक नियम होता है, मनरेगा चलता है, मनरेगा। तो मनरेगा में 100 दिन का काम, 100 दिन का जो काम होता है, मनरेगा में 100 दिन का जो काम होता है उसकी गारंटी होती है। गारंटी है रोजगार गारंटी, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना इसका पूरा नाम है। इसके तहत 100 दिन उनको काम मिलेगा, नरेगा मनरेगा में, है ना, सुना होगा तुमने, है। तो इस प्रकार के जो काम सरकार जो जनता के लिए काम मुहैया कराता है, अनुच्छेद नंबर 43 के तहत दिए गए हैं। कर्मकारों के लिए निर्वाचन, मजदूरी, कुटीर उद्योग का प्रोत्साहन देगी। अनुच्छेद नंबर 43 में इस बात की गई है। कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देगी। जैसे कुटीर उद्योग माने जैसे बासन की टुकड़ियाँ बनाते हैं गांव में लोग, बिजना पंखा बनाते हैं, मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, या छोटे छोटे रोजगार, उन्हें कुटीर उद्योग के अंतर्गत लाया जाता है। कुटीर उद्योग को भी प्रोत्साहन देगा। अनुच्छेद नंबर 43 बात कर रहा है इसकी। और अनुच्छेद नंबर 43 का भी है। अनुच्छेद नंबर 43 का सरकारी समितियों का गठन, सहकारी समितियों का गठन, सहकारी समितियों का गठन। अनुच्छेद नंबर 43 का खा है सहकारी समितियों का गठन, नियंत्रण एवं प्रबंधन। सॉरी, मैं थोड़ा गलत बोल गया, ये अनुच्छेद नंबर 43 का खा था, है ना। और अनुच्छेद नंबर 43 का जो का है, का में है उद्योगों के प्रबंधन में कर्मचारियों की भागीदारी राज्य विधि द्वारा व्यवस्था करेगी। ये अनुच्छेद नंबर 43 का है। 43 का कह रहा है उद्योगों के प्रबंधन में कर्मचारियों की भागीदारी राज्य विधि द्वारा व्यवस्था करेगी। यानी जो बड़े बड़े उद्योग हैं ना, उनसे एक्स्ट्रा हम पैसे लेते हैं टैक्स के रूप में, ताकि हम जनता का और ज़्यादा कल्याण कर सकें, ठीक है। तो उद्योगों के प्रबंधन में कर्मचारियों की भागीदारी राज्य विधि द्वारा व्यवस्था करेगी। अनुच्छेद नंबर 43 का खा कहता है सहकारी समितियों का गठन। अनुच्छेद नंबर 43 का खा कहता है सहकारी समितियों का गठन, नियंत्रण एवं प्रबंधन। अनुच्छेद नंबर 44 पे आ जाओ। 44 है समान आचार संहिता, नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, समान आचार संहिता, यानी सभी के लिए समान कानून होगा। जैसे तुमने सुना होगा कि हम अगर कोई अपराध करें तो तुरंत कार्रवाई होगी, लेकिन अगर मान के चलिए विधानसभा कोई मेंबर है, कोई विधायक है, कोई सांसद है, उस समय जब वो अपने कार्यकाल के दौरान जब वो विधानसभा में भाग ले रहा है तो उसके ऊपर हम तुरंत कार्रवाई नहीं कर सकते। या राज्यपाल है, राज्यपाल के ऊपर हम तुरंत कार्रवाई नहीं कर सकते, ठीक है। उस पर कार्रवाई करने से, या राष्ट्रपति है, इनको कार्रवाई करने से पहले इनको सूचना देनी पड़ेगी, हम आपके लिए कार्रवाई करने जा रहे हैं, लेकिन हमारे खिलाफ तुरंत मुकदमा लिख जाता है। तो ऐसा नहीं, समान आचार संहिता की बात करता है अनुच्छेद नंबर 44। 44 दोनों अंक समान है, समान आचार संहिता की बात कर रहा है। अनुच्छेद नंबर 45, अब ये यहाँ से हटा दिया गया। अनुच्छेद नंबर 45 में था बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। अनुच्छेद नंबर 45 में था बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। अब इसको यहाँ से हटा करके मौलिक अधिकारों में डाल दिया गया, 21 के का में डाल दिया गया, 21 का बना दिया गया। इसको क्या बना दिया गया? 21 का बना दिया गया, मौलिक
अधिकारों में इसको शामिल कर दिया गया और कहा गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करी जाएगी। ये काम कब किया गया? 86वें संविधान संशोधन, 86वें संविधान संशोधन में ये काम कर दिया गया। यह व्यवस्था अर्थात 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए यहाँ से इसको स्थानांतरित करके अनुच्छेद 21 का ए में समाहित करके शिक्षा का अधिकार को अब मौलिक अधिकार बना दिया गया है। अब अनुच्छेद 45 में क्या है? अब अनुच्छेद 45 में 6 वर्ष के पूर्व के बच्चे, यानी कि 6 वर्ष से छोटे बच्चों के लिए, 6 वर्ष से छोटे बच्चों के लिए, 6 वर्ष से छोटे बच्चों के लिए राज्य पोषाहार की व्यवस्था करेगा, पोषण की व्यवस्था करेगा। 6 वर्ष से छोटे बच्चों को पोषण देने की बात करता है अनुच्छेद नंबर 45। अनुच्छेद नंबर 46 क्या है? अनुच्छेद नंबर 46 कहता है कि SC, ST एवं अन्य दुर्बल वर्गों के लिए शिक्षा एवं आर्थिक संबंधी हितों की अभिवृद्धि। SC, SC और ST और अन्य दुर्बल वर्गों के लिए शिक्षा एवं आर्थिक संबंधी हितों की अभिवृद्धि की व्यवस्था करेगा। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के लिए शिक्षा अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि करेगा। अनुच्छेद नंबर 46 इस बात को करता है। अनुच्छेद नंबर 47 कहता है कि पोषाहार एवं लोक स्वास्थ्य की व्यवस्था, जैसे अस्पताल खोलना है, नशाखोरी को जो है नियंत्रण में लाना है, ये सारे काम अनुच्छेद नंबर 47 करेगा। नशाखोरी को खत्म करवाएगा, नशाखोरी को पर रोक लगाएगा, प्रतिबंध लगाएगा, कम से कम करने का प्रयास करेगा और अस्पताल खोलेगा शिक्षा के लिए और काम करेगा, यानी कि लोक स्वास्थ्य पर ध्यान देगा, लोक स्वास्थ्य पर ध्यान देगा और पोषाहार को बेहतर बनाएगा, पोषाहार को बेहतर बनाएगा और लोक स्वास्थ्य पर ध्यान देगा राज्य। अनुच्छेद नंबर 47 कहता है, तो लिखा है पोषाहार स्तर जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य होगा। अनुच्छेद नंबर 48 क्या है? अनुच्छेद नंबर 48 में है कृषि एवं पशुपालन का संगठन। कृषि एवं पशुपालन का संगठन। अनुच्छेद नंबर जो 48 है वो कहता है कि दुधारू पशुओं के वध को रोका जाए। कृषि एवं पशुपालन दोनों की बात करता है, दुधारू पशुओं के वध को रोकने की बात करता है अनुच्छेद नंबर 48। और 48 का जो का है वो पर्यावरण संरक्षण की बात करता है, पर्यावरण संरक्षण की बात करता है, पर्यावरण संरक्षण की बात करता है अनुच्छेद नंबर 48 का। अनुच्छेद नंबर 48 का जो का है पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन और वन एवं वन्य जीवों की रक्षा करेगा। अनुच्छेद नंबर 49 क्या कहता है? 49 नंबर कहता है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों एवं वस्तुओं का संरक्षण करेगा। राष्ट्रीय स्मारक, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक हैं, स्थान हैं, वस्तुएं हैं, जैसे ताजमहल है, लाल किला है, इनका सरकार के द्वारा संरक्षण किया जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय के खंडर हैं या जो भी राष्ट्रीय महत्व की चीज़ें हैं, वन हैं, इन सभी चीज़ों की ये रक्षा करेगा। अब वन हमने कह दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि ये तो 48 के काम में दिया गया पर्यावरण संरक्षण एवं वन, और 49 में दिया गया है राष्ट्रीय महत्व की जो भी चीज़ें हैं, स्मारक हैं, स्थान हैं, वस्तुएं हैं, उनका जो है संरक्षण करेगा 49। 50 में क्या दिया गया है? 50 में है कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण। कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण माने अलग अलग,
पृथक्करण पृथक्करण पृथक्करण। देखो कार्यपालिका में कौन कौन लोग काम करते हैं, हमारे लिए काम कौन करता है, जैसे विधायक है, मंत्री है, राज्य सरकार के काम होते हैं, जैसे सड़क बनना है, ठीक है, तो सड़क सरकार बनवाती है, विद्यालय खुलना है सरकार बनाएगी, ठीक है। लेकिन न्यायपालिका का काम इन सब से होता है बिल्कुल ही अलग। अब जैसे मान के चलिए अगर कार्यपालिका न्यायपालिका एक ही आदमी के हाथ में होंगी तो विधायक जी किसी का मर्डर कर देंगे और उनका कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि न्यायपालिका उन्हीं के हाथ में है। इसीलिए कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग अलग रखा गया। हमारे लिए जो लोग जैसे मोदी हैं, केंद्र की कार्यपालिका के मेंबर हैं, जितने भी मंत्री होते हैं वो सारे के सारे कार्यपालिका के मेंबर होते हैं। जैसे कोई सड़क परिवहन मंत्री सड़कों के लिए काम करेगा, कृषि मंत्री है कृषि के लिए काम करेगा, खाद्य मंत्री है वो खाद्य चीज़ों में ही काम करेगा। तो कार्यपालिका के लोग अलग होंगे और न्यायपालिका के लोग अलग होंगे। कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण होगा, ये बात करेगा अनुच्छेद नंबर 50। अनुच्छेद नंबर 51 में लिखा है अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अवृद्धि, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अवृद्धि, और ये वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है। वसुधैव कुटुंबकम, कुटुंबकम यानी सारा संसार ही हमारा घर है। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अवृद्धि की बात करता है। अनुच्छेद नंबर 51 बात कर रहा है। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 39 का का, 39 का और 43 का और 48 का समावेश किया गया, जबकि 97वां संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 43 का समावेश हुआ। भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी होगी, इसका उल्लेख अनुच्छेद नंबर 343 में किया गया है। ध्यान रखना, जो हिंदी है हमारी राजभाषा है, न कि राष्ट्रभाषा है। लेकिन यहाँ पर लिखा है भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी होगी, इसका उल्लेख अनुच्छेद नंबर 343 में किया गया है। अनुच्छेद नंबर 36 से 51 के बाहर भी राज्य के नैतिक दायित्वों का वर्णन है जो कि न्यायालय योग्य नहीं है। एग्जाम्पल नंबर अगर फर्स्ट देखें तो 350 का जो का है, प्रत्येक राज्य का कर्तव्य होगा कि बच्चों को प्राथमिक स्तर पर अपनी मातृभाषा में शिक्षा उपलब्ध कराए। यह भी एक प्रकार का राज्य का नीति तत्व है जो कि अनुच्छेद नंबर 350 के का में दिया गया है। इसकी भी राज्य की नैतिक जिम्मेदारी है, नैतिक दायित्व है, लेकिन प्रेशर नहीं है, न्यायालय के द्वारा इसको लागू नहीं करा सकते। अनुच्छेद नंबर 351 जो है, 351 कहता है कि संघ का ये कर्तव्य होगा कि हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार करते रहें, हिंदी को प्रोत्साहन देते रहें। राज्य के नीतिगत तत्वों का क्या महत्व है, क्यों बनाए गए? क्योंकि राज्य को कल्याणकारी बनाने के लिए जरूरी है। सिद्धांतों के पीछे जनमत की शक्ति है। राज्यों के लक्ष्यों और उद्देश्यों की जानकारी का आधार है। देश के विकास की दिशा समान बनेगी, देश में एकता का विकास होगा। शासन के मूल्यांकन का आधार है। संविधान की व्याख्या में सहायक, न्यायालयों के लिए मार्गदर्शक, कार्यपालिका पर अंकुश लगाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा एवं शांति के लिए प्रयास करते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब कहते हैं कि मैं यह मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि नीतिगत तत्वों में किसी प्रकार की बाध्यता या बल नहीं है, ना ही मैं यह स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ कि ये निरर्थक हैं। वस्तुतः लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनमत सबसे बड़ी शक्ति है। जनता के प्रति उत्तरदायी कोई भी सरकार इन आदर्शों की उपेक्षा नहीं कर सकती। प्रोफेसर बाइली कहते हैं ये नीति निर्देशक तत्व राष्ट्रीय चेतना के आधारभूत स्तर का निर्माण करते हैं और जिनके द्वारा इन तत्वों का उल्लंघन किया जाता है वे ऐसा उत्तरदायित्व की स्थिति से अलग होने की जोखिम नहीं कर सकते हैं।
वर्तमान राज्यों का कार्य कल्याणकारी है। इंग्लैंड में लॉर्ड बेवरेज प्रतिवेदन राज्य की कल्याणकारी अवधारणा से संबंधित है।